भविष्य के सभी डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का विजय कुमार सोनी की ओर से केमिस्ट्री चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। इससे पहले की बात करें हम चैप्टर स्टार्टिंग की, तो रासायनिक बलगति की चैप्टर चल रहा है जिसमें हम बात कर चुके हैं बहुत सारी छोटी छोटी टॉपिक्स की। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, हम बात कर चुके हैं बेसिकली वेग नियतांक और उसके मात्रक की इससे पहले वाले वीडियो में। आज जो बात करेंगे हम पर्टिकुलर गैसीय अभिक्रियाओं के लिए वेग नियतांक कैसे ज्ञात किया जा सकता है, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में जरूर आता है। तो ये आता आपके पास में गैसीय अभिक्रियाओं के लिए, गैसीय अभिक्रियाओं के लिए वेग नियतांक का मात्रक। वेग नियतांक के मात्रक की गणना करेंगे। अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर गैसीय अभिक्रियाओं के वेग नियतांक का मान जो है, मात्रक जो है, वो पर्टिकुलर हम देते हैं k बराबर, या तो हम वायुमंडलीय दाब पे निकालते हैं या हम बार पे निकालते हैं दाब का मान, क्योंकि गैसीय अभिक्रियाओं का जो वेग नियतांक है वो पर्टिकुलर उनके क्रिया कारकों के दाब पर निर्भर करता है। इसलिए हम यहाँ पर दाब लेंगे, और दाब लेंगे तो दाब की इकाइयां जो होती हैं वो या तो वायुमंडल होती है या आपके पास में बार होती है। यहाँ बात करूं तो मैं वायुमंडल के बेस पे लेता हूं, ये होती है ATM 1 - n और ये इनटू सेकेंड इनवर्स। वेग नियतांक का मात्रक ATM 1 - n और सेकेंड इनवर्स पर्टिकुलर यूज करते हैं, या सेकेंड इनवर्स नहीं तो यहाँ पर्टिकुलर आप टाइम इनवर्स कर सकते हैं, सबसे बेस्ट वही होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ ATM ना यूज करें तो दाब के लिए हम बार भी यूज कर सकते हैं, तो 1 - n और ये आगे आपके पास में टाइम इनवर्स। इस फार्मूले का यूज करते हैं आमतौर पर गैसीय अभिक्रियाओं के लिए वेग नियतांक का मात्रक ज्ञात करने के लिए। इसमें अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर यहाँ ATM आता आपके पास में वायुमंडल के नाम से इसको लिया जाता है, वायुमंडलीय दाब के रूप में, और यहाँ बार के रूप में भी लिया जा सकता है। यदि आपके पास में यहाँ पर केस फर्स्ट लगाया जाए, n बराबर 0 हो, यानी कि शून्य कोटि की गैसीय अभिक्रिया हो, तो उस स्थिति में इसका मात्रक यहाँ k नोट कर देंगे, k को, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया है। यहाँ हो जाएगा आपके पास में ATM 1 - n की वैल्यू आपने 0 कर दी है, तो 0, और ये आ गया आपके पास में टाइम सेकंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, आवर में हो सकता है, डे में हो सकता है, मीन्स पर्टिकुलर किसी भी यूनिट में हो सकता है। तो यहाँ आएगा आपके पास में पर्टिकुलर ATM और इनटू टाइम इनवर्स। टाइम कहा ना आपके पास में सेकंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, आवर में हो सकता है। ये तो आपके पास में ATM इनटू टाइम इनवर्स। इसी में बात करूं तो पर्टिकुलर यदि आपके पास में n बराबर 1 हो तो उसको पोजीशन में प्रथम कोटि की गैसीय अभिक्रिया होगी, प्रथम कोटि की गैसीय अभिक्रिया। उस स्थिति में n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये वाला फॉर्मूला आपके पास में यहाँ कुछ इस प्रकार से होगा। प्रथम कोटि के लिए K1, ये हो जाएगा ATM 1 - 1, और ये हो जाएगा आपके पास में टाइम इनवर्स। यहाँ 1 - 1 0 हो जाएगा, ATM कैंसिल, तो आपके पास में यहाँ पर यूनिट होगी टाइम इनवर्स K1। गैसीय अभिक्रियाओं के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं का वेग नियतांक का मात्रक। इसी क्रम में बात करूं तो मैं n बराबर अगर 2 ले ली जाए तो यहाँ आती है द्वितीय कोटि की गैसीय अभिक्रियाएं। तो इस स्थिति में जब n का मान यहाँ 2 रखेंगे तो ये वेग नियतांक आपके पास में K2 हो जाएगा। K बराबर यहाँ ATM की वैल्यू की तो ये ATM आ गया आपके पास में, ATM की पावर की बात करूं तो 1 - ये 2 हो गया, और ये आ गया आपके पास में टाइम इनवर्स। यहाँ K2 बराबर हो जाएगा ATM
ATM इनवर्स और ये हो जाएगा टाइम इनवर्स। ये इसका मात्रक द्वितीय कोटि की गैसीय अभिक्रियाओं के लिए। इसी प्रकार से हम बात करें तो फोर्थ n बराबर 3 ले लें, बोले तो तृतीय कोटि की गैसीय अभिक्रियाओं के लिए वेग नियतांक का मात्रक, गैसीय अभिक्रियाओं के लिए वेग नियतांक का मात्रक निकालें तो यहाँ आपके पास में फार्मूले के अकॉर्डिंग ये K3 हो जाएगा बराबर ये ATM कर दिया और ये 1 माइनस 3 कर दिया और ये कर दिया आपने टाइम इनवर्स। टाइम कहाँ ना आपके पास में सेकंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, डे में हो सकता है, आवर में हो सकता है, ईयर में भी हो सकता है, वर्ष में भी। तो यहाँ K3 बराबर होगा ये ATM इनवर्स 2 और ये हो जाएगा आपके पास में टाइम इनवर्स। तो ये थी बात आमतौर पर गैसीय अभिक्रियाओं के लिए वेग नियतांक का मान मात्रक ज्ञात करने के लिए पर्टिकुलर शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि के लिए। ये था इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि कंपटीशन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन, तो उसको आप अच्छे से पढ़ें, फार्मूले को अच्छे से लर्न करें। इसके लिए फार्मूला या तो आप काम में ले सकते हैं ATM 1 माइनस n टाइम इनवर्स या बार 1 माइनस n टाइम इनवर्स। इसी के बेस पे n बराबर 0, n बराबर 1, n बराबर 2, 3 यानी कि शून्य, प्रथम, द्वितीय और तृतीय कोटि अभिक्रियाओं के लिए हम निकालना सीख चुके हैं। इसी क्रम में बात की जाए तो अगला टॉपिक आता है हमारे पास में कि किसी भी अभिक्रिया की अनुसंख्यता और कोटि क्या होती है और उनमें अंतर भी पूछा जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान दें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि जनरली पूछा जाता है और अंतर भी आपके पास में बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, चाहे वो RBSE हो, चाहे RBSE हिंदी मीडियम हो, चाहे CBSE हिंदी मीडियम हो, क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ध्यान दें। अगला टॉपिक आता है आपके पास में अभिक्रिया की अनुसंख्यता तथा कोटि। अनुसंख्यता व कोटि क्या होती है? अनुसंख्यता को हम आमतौर पर अंग्रेजी में, इंग्लिश में मॉलिक्युलरिटी भी कहते हैं और कोटि को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर अनुसंख्यता की। अनुसंख्यता क्या होती है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रस समीकरण मितीय के अनुसार भाग ले रहे कुल क्रियाकारी अणु कह दो, आयन कह दो, की संख्या को ही अणु संख्यता कहते हैं। रस समीकरण मितीय मीन्स अभिक्रिया बैलेंस होनी चाहिए आपके पास में। इस पक्ष में अगर मैं बात करूं तो पर्टिकुलर एक एग्जांपल ले लें अनुसंख्यता के लिए। मान लीजिए आपके पास में यहां NH4NO2 है जिसका आपने ताप अपघटन करवाया, तो यहां N2 प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। बैलेंस किया तो 2 ऑफ H2, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है। अभिक्रिया संतुलित है। उस स्थिति में अभिक्रिया में भाग ले रहे कुल क्रियाकारी अणु 1 है। तो यहाँ पर अनुसंख्यता का मान आपके पास में 1 होगा। ये थी बात अनुसंख्यता की। ध्यान दीजिएगा, अनुसंख्यता का मान अगर
अणु संख्यता का मान 1 हो तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं एकाणुक अभिक्रियाएं। अणु संख्यता का मान 2 हो तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं द्विअणुक अभिक्रियाएं। द्विअणुक अभिक्रियाएं। अणु संख्यता का मान 3 हो तो उन्हें हम कहते हैं त्रिअणुक अभिक्रियाएं। त्रिअणुक अभिक्रियाएं। अगर अणु संख्यता का मान 4 हो तो उन्हें हम चतुअणुक अभिक्रियाएं कहते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी में यूनिमोलिकुलर, बाइमोलिकुलर, टर्मोलिकुलर और क्वार्टर मोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। अणु संख्यता का मान 1 हो तो एकाणुक, 2 तो द्विअणुक, 3 हो तो त्रिअणुक, 4 हो तो चतुअणुक अभिक्रियाएं कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि किसी भी अभिक्रिया में उसकी अणु संख्यता का मान शून्य कभी नहीं होता। शून्य संभव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जब क्रियाकारी अणु ही नहीं होगा तो उत्पाद कहां से बनेगा, मीन्स प्रोडक्ट कहां से बनेगा? तो अणु संख्यता का मान शून्य संभव नहीं है। इसके अलावा अणु संख्यता भिन्नात्मक व 10 मलवात्मक भी संभव नहीं होती है। यानी कि कभी भी ये फ्रैक्शन में भी नहीं होती है और डेसिमल में भी नहीं होती है। ऐसा नहीं कि 1.5 मॉलिक्यूल 0.5 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके फला उत्पाद देता है, तो ये भी संभव नहीं है। इसमें अभिक्रिया अगर आपके पास में संतुलित है तो उसको हम बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने के बाद भी कुल क्रियाकारी अणुओं की संख्या देखेंगे, वही आपके पास अणु संख्यता होगी। अगर वो बैलेंस नहीं तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। इसी आधार पर ध्यान दीजिएगा, बैलेंस करेंगे तो इसी कारण से इसे यह एक सैद्धांतिक मान होता है। यानी कि आपके पास में अणु संख्यता का मान कभी भी प्रैक्टिकल नहीं होता, थ्योरेटिकल होता है, सैद्धांतिक मान होता है। अंतिम बात कहूं तो मैं अणु संख्यता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता है। यानी कि अणु संख्यता किसी भी अभिक्रिया का वेग निर्धारण पद नहीं होता। तो ये कर दिया हमने, अणु संख्यता वेग निर्धारण पद नहीं होती है अणु संख्यता। और प्रैक्टिस की बात करें तो ये आपके पास में NH4NO2 था। अगर हम बात करें एक और एग्जांपल की, इसको एग्जांपल नंबर 1 कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की बात करें तो यहां हम ले लें नंबर 2, पार्टिकुलर अणु संख्यता के रिगार्डिंग ही बात करने जा रहे हैं। तो इस स्थिति में अणु संख्यता का मान अगर देखा जाए तो इस स्थिति में आपके पास में CH3 COO C2H5 ले लिया एस्टर, इसका जल अपघटन करा दिया आपने। तो यहां आपके पास में उत्क्रमण अभिक्रिया सांद्र H2SO4 काम में लेते हैं यहां पर उत्प्रेरक के रूप में। समांगी गैसीय अभिक्रिया है, CH3COOH बन जाएगा और C2H5OH का निर्माण हो जाएगा। ये यहां बात करूं तो अभिक्रिया संतुलित है, कुल क्रियाकारी अणु 1 और 1 2। तो यहां अणु संख्यता का मान बराबर आपके पास में होगा 2। तो अणु संख्यता अपने आप में एक पर्टिकुलर प्रेक्षित मान नहीं होता, सैद्धांतिक मान होता है। एक और एग्जांपल ले लें। मान लो कि आपसे वहां पे पूछ ले H2 + O2 gives you 2 of just H2O कह दे आपसे कि इस अभिक्रिया की अणु संख्यता कितनी होगी, तो अभिक्रिया संतुलित नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे यहाँ 1 ऑक्सीजन है तो उसको 2 से गुणा कर दिया। हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गया, इसको 2 से गुणा कर दिया। अब इसमें अभिक्रिया संतुलित है। अगर इसको संतुलित नहीं करते
तो अनुसंख्यता का मान 2 होता, जो कि सरासर गलत होता क्वेश्चन। उस पोजीशन में 2 किया, यहां 2 किया, तो अब आपके पास में अनुसंख्यता का मान आपके पास में जो होगा वो 2 + 1 = 3 होगा, यानी कि ये त्रिअणुक अभिक्रिया होगी, ये त्रिअणुक अभिक्रिया। और इसकी बात करूं तो अपने आप में ये अनुसंख्यता 2 है, तो द्विअणुक अभिक्रिया होगी। अगर हम बात करें, आप सभी पढ़ चुके हैं अमोनिया निर्माण की हैबर विधि की इस क्रम में। तो हैबर विधि में आमतौर पर अमोनिया का निर्माण होता है, वो होता किससे है? N2 और H2 के द्वारा। N2 और H2 रिएक्शन करके पर्टिकुलर उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, भी Fe और MO की प्रेजेंस में होगी। Fe और MO की प्रेजेंस में, Fe आयरन है, MO मॉलिब्डेनम है, यहाँ पर्टिकुलर फॉर्मेशन होगा 2 का निर्माण होगा। तो यहाँ बैलेंस नहीं है, तो अनुसंख्यता का मान 1 और 1 2 होना चाहिए, जो कि सरासर गलत है। इस स्थिति में इसको बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ 2 किया, यहाँ 3 किया, अब 3 2 6 हाइड्रोजन, 2 3 6 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन बैलेंस है। उस स्थिति में यहाँ एक अणु ये हो गया, 3 अणु ये हो गए, तो अनुसंख्यता का मान 1 + 3 = 4 हो गया, यानी कि यह अभिक्रिया आपके पास में चतुअणुक अभिक्रिया होगी। चतुअणुक अभिक्रिया, यह था आपके पास में अनुसंख्यता के बारे में कि आमतौर पर कुल समीकरण मिति के अनुसार भाग ले रहे क्रियाकारी अणुओं की संख्या। अनुसंख्यता का मान 1 हो एकाणुक, 2 हो द्विअणुक, 3 हो त्रिअणुक, 4 हो चतुअणुक अभिक्रिया। यूनिमोलिकुलर, बायोमोलिकुलर, टर्मोलिकुलर, क्वाड्रोमोलिकुलर इन इंग्लिश, ये कह सकते हैं आप। यूनिमोलिक्यूलर, ये बाइमोलिक्यूलर, ये टर्मोलिक्यूलर, ये क्वार्टर QUAT या क्वार्टर मोलिक्यूलर रिएक्शन होगी। और इससे ज्यादा होगी तो जो जटिल अभिक्रिया होंगी। अनुसंख्यता का मान 0 संभव नहीं होता, भिन्नात्मक और दशमलवात्मक भी संभव नहीं होता। सैद्धांतिक मान होता है, थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, प्रैक्टिकल नहीं होती है। जस्ट अनुसंख्यता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता, यानी कि अनुसंख्यता वेग निर्धारण पद नहीं होती है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इसी क्रम में अगले टॉपिक की बात करें कोटि की, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है उसके बारे में जानना जरूरी है। क्वेश्चन जरूर आता है अनुसंख्यता और कोटि के बीच में। आप देख सकते हैं एक एक पॉइंट के रूप में लिया है, और आप उनके साथ में कोटि के साथ जब मैच करेंगे तो आपके पास में डिफरेंस आ जाएंगे, भिन्न अंतर आ जाएंगे। तो क्या है ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आता है इसके रिगार्डिंग। यह आता आपके पास में अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, जिसको हम अंग्रेजी में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आमतौर पे होती क्या है, किसी भी अभिक्रिया में भाग ले रहे क्रियाकारकों की सांद्रता में कुल परिवर्तन जिस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि कहेंगे। कैसे?
इसके लिए हमने पर्टिकुलर कोई अभिक्रिया ले ली, N1 ऑफ A प्लस N2 ऑफ B, यहां बन गया आपके पास में उत्पाद या प्रोडक्ट। यहां अगर बात करूं तो अभिक्रिया का वेग नियतांक dx अपॉन dt होगा, समानुपाती होगा। क्रिया कारक यहाँ पे A है, इनकी सांद्रता में परिवर्तन N1, B है सांद्रता में परिवर्तन N2, और जब आप N1 प्लस N2 को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि प्राप्त होती है। अभिक्रिया की कोटि N1 प्लस N2 कैसे हम निकालना सीखेंगे। अगर बात करें तो कोटि का मान 0 संभव है, जबकि अनुसंख्यता का मान 0 संभव नहीं था, यानी कि अभिक्रिया का वेग उन क्रियाकारकों की सांद्रता में परिवर्तन पर निर्भर ही ना करे। कैसे एग्जाम्पल लेंगे। खास बात अपने आप में, अगर कोटि का मान अगर आपके पास में 0 हो, कोटि का मान आपके पास में 1 हो, कोटि का मान 2 हो, कोटि का मान 3 हो, तो इन्हें हम कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रियाएं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रिया। इन्हें हम कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। इन्हें हम कहते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं, द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं। इन्हें हम कहते हैं तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं। ये थी बात आपके पास में कोटियों के सापेक्ष। इसी में अगर आगे बात करूं तो आमतौर पर कोटि का मान, कोटि भिन्नात्मक तथा दशमलव में भी संभव होती है, दशमलवात्मक संभव है, संभव है। कैसे एग्जाम्पल लेंगे इसके सापेक्ष में। आमतौर पर कोटि एक प्रायोगिक मान होता है, सैद्धांतिक नहीं होता। इसके लिए आपको अभिक्रिया का मंद पद देखना पड़ता है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं केवल और केवल मंद अभिक्रियाओं का वेग ही ज्ञात किया जा सकता है। इसी क्रम में बात करूं तो मैं पर्टिकुलर आमतौर पर हम बात कर चुके हैं कोटि के सापेक्ष कोटि का मान क्या क्या संभव है, कोटि किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। इसी क्रम में बात करें तो कोटि अभिक्रिया के वेग पर निर्भर करती है, क्योंकि अभिक्रिया का मंद पद निकाल लेते हैं और उसके आधार पर कोटि का निर्धारण किया जाता है। कैसे एग्जाम्पल की बात करें तो नंबर 1 आता आपके पास में, ये कर दिया H2 प्लस Cl2, ये कर दिया Hµ 2 ऑफ HCl। हम पढ़ चुके जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है उन्हें प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, और प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। इसके इन दोनों की वैल्यू आपने 0 कर दी। क्यों? क्योंकि प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिक्रिया का वेग प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, तो उस स्थिति में क्रिया कारकों की सांद्रता में परिवर्तन 0 कर दिया, तो कोटि का मान आपके पास में यहाँ 0 होगा। ये अभिक्रिया अपने आप में एक शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया। इसी क्रम में हम बात करें एक और एग्जाम्पल की, ये ले लिया 2 ऑफ NH3, अमोनिया का आपने अपघटन करा दिया Pt या गोल्ड की उपस्थिति में, प्लेटिनम या सोने की उपस्थिति में, तो यहाँ N2 प्लस 5S2। यहां भी अभिक्रिया का वेग अगर मैं ज्ञात करूं तो dx अपॉन dt NH3 की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, इसलिए कोटि का मान यहाँ पे भी 0 होगा। क्यों होगा इसका कारण बताएंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया आमतौर पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग जो है वो उत्प्रेरक या क्रिया
पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो जब पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा तो क्रियाकारकों की सांद्रता में परिवर्तन पर निर्भर नहीं करेगा, कोटि का मान 0 होगा। इसी क्रम में हम बात करें तो कोटि के लिए थर्ड एग्जाम्पल NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइड का ताप अपघटन। यहाँ आपके पास में ये N2+2 ऑफ H2O का फॉर्मेशन होगा। यहाँ आपके पास में अभिक्रिया की कोटि dx/dt समानुपाती कर दिया NH4NO2, यहाँ पावर में कर दिया आपने 1, तो कोटि का मान यहाँ पर होगा 1, यानी कि अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ये थी आपके पास में कोटि के बारे में। तो अगर आपसे अनुसंख्यता और कोटि के बारे में पर्टिकुलर अंतर पूछे तो वहां कहेंगे अभिक्रिया में रस समीकरण के अनुसार भाग ले रहे कुल क्रियाकारी अणुओं की संख्या अनुसंख्यता कहलाती है। यहाँ अभिक्रिया में भाग ले रहे कुल क्रियाकारकों की सांद्रता में परिवर्तन जिस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता हो उन्हें हम कोटि कहते हैं। वहां कहा गया था कोटि का मान अनुसंख्यता का मान 0 संभव नहीं है, यहाँ कोटि का मान 0 संभव है। वहां कहा गया था अनुसंख्यता का मान 1 होने पर एकाणु, 2 होने पर द्विअणु, 3 होने पर त्रिअणु, 4 होने पर चतुअणु अभिक्रिया होती है। यहाँ कोटि का मान 0 होने पर शून्य कोटि की, 1 होने पर प्रथम कोटि की, 2 होने पर द्वितीय कोटि की, 3 होने पर तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। वहाँ अनुसंख्यता भिन्नात्मक और दशमलवात्मक संभव नहीं थी, यहाँ भिन्नात्मक और दशमलवात्मक भी संभव है। वहाँ कोटि एक सैद्धांतिक अनुसंख्यता एक सैद्धांतिक मान था, यहाँ कोटि एक प्रायोगिक मान है जो कि मन पद पर निर्भर करता है। यहाँ कोटि अभिक्रिया के वेग पर निर्भर करती है, अर्थात वेग निर्धारण पद पर निर्भर करती है। और ये थे आपके पास में महत्वपूर्ण एग्जाम्पल कोटियों के। इसमें और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ें। इसी क्रम में और एग्जाम्पल्स की बात करें तो कोटि के सापेक्ष बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद में अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में शून्य कोटि की अभिक्रियाओं का समाकलित वेग स्थिरांक कैसे ज्ञात किया जाता है और कौन कौन से न्यूमेरिकल्स उस पर संभव है। उसके बाद में प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के सापेक्ष बात करेंगे ताकि आप लोगों के लिए ये थोड़ा सा इजी हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करने से पहले हर एक कोटि के सापेक्ष हम 2-2 एग्जाम्पल लेंगे, एक 2-2 एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करें तो यहां आपके पास में ये आता है 4th एग्जाम्पल N2O5 का विघटन। इससे आपको कोटि ज्ञात करना बहुत सरल रहेगा। इसके लिए आपको पर्टिकुलर अभिक्रिया की बात करें तो अभिक्रिया तो होती है 2 ऑफ N2O5 जो कि वियोजन पर देता है 4 ऑफ NO2 और 1 ऑफ O2। अगर अभिक्रिया की कोटि की बात करूं तो dx/dt समानुपाती होना चाहिए N2O5 की पावर 2। तो कोटि का मान यहाँ पर होना चाहिए 2, बट ये संभव नहीं है क्योंकि हमने क्या कहा ये संकुल अभिक्रिया जटिल अभिक्रिया है। इसके लिए इस अभिक्रिया की विभिन्न पद अध्ययन करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेप की इसकी बात करूं तो पर्टिकुलर N2O5 का विघटन 3 पदों पे होता है। पहले पद में N2O5 का एक अणु टूटेगा तो यहां देगा आपको N2O3 प्लस यहां दे देगा N2O3 और O2 बाहर निकल जाएगी। ये वाला पद आपके पास में मंद होता है। इसी में सेकंड स्टेप की बात करूं तो N2O3 फिर टूटेगा, तीव्र पद कहते हैं इसको। तो यहां आपके पास में NO और NO2 का निर्माण होगा। तीसरे पद में बचा हुआ एक और N2O5 पर ये NO अटैक करेगा तो यहां बनेगा आपके पास में 3 ऑफ NO2। अगर संपूर्ण अभिक्रिया के लिए निकालें तो ये NO और NO कॉमन है, कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल है,
तो आपके पास में आ रहा है N2O5 और N2O5, 2 ऑफ N2O5 बदल गया आपके पास में, या आ गया NO2 1 और NO2 3, तो ये हो गया 4 NO2 और ये निकल गया O2। ये थी आपके पास में पूरी अभिक्रिया। अब बात करें तो अभिक्रिया का वेग निर्धारण पद मंद पद होता है, तो चूंकि अभिक्रिया का वेग निर्धारण पद मंद पद होता है, तो मंद वाले पद को ले लें तो अभिक्रिया का वेग dx/dt समानुपाती होगा N2O5 का। यहाँ पर केवल एक ही अणु है मंद पद में, तो कोटि का मान आपके पास में यहाँ होगा 1, यानी कि यह अभिक्रिया आपके पास में प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इसी क्रम में बात करूं तो मैं पर्टिकुलर फिफ्थ एग्जाम्पल की बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ एग्जाम्पल के अलोग हम बात करेंगे। ये आ गया आपके पास में CH3 COO C2H5 एस्टर का क्षारीय अपघटन करा दिया आपने क्षार के थ्रू, तो यहां आपके पास में बनेगा पर्टिकुलर CH3 COO Na प्लस C2H5OH। इसमें बात करूं तो अभिक्रिया का वेग dx/dt समानुपाती होगा CH3 COO C2H5। कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ पे जल नहीं है, NaOH है क्षार, तो यहाँ एक अणु हो गया। ये NaOH के सापेक्ष की बात करूं तो यहाँ भी एक हो गया, तो इस पोजीशन में कोटि का मान 1 और 1 आपके पास में 2 हो गया, अर्थात यह अभिक्रिया अपने आप में द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। इसी सीक्वेंस में हम और एग्जांपल्स की बात करना चाहें तो आपके पास में बड़े ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल आते हैं। वो है आपके पास में 6th एग्जांपल 2 ऑफ NO2। इसका भी आप अपघटन करा दें ताप की प्रस्तुति में, तो यहाँ पर पर्टिकुलर NO अलग हो जाएगा और 2 ऑफ NO प्लस O2, तो यहाँ पर आपके पास में फिर से वही कोटि का मान निकालें dx/dt, तो इस स्थिति में NO2 की पावर 2 होगी, तो कोटि का मान यहाँ पर फिर से 2 होगा, अभिक्रिया द्वितीय कोटि की होगी। यह थी बात आपके पास में द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अगर हम एक एग्जाम्पल और ले तृतीय कोटि तक की बात करें तो इस स्थिति में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये हो गया आपके पास में SnCl2, ये 2 ऑफ FeCl3। इस स्थिति में आमतौर पर आपके पास में SnCl4 का निर्माण होता है और 2 ऑफ FeCl2 का निर्माण होगा। यहाँ FeCl3 एक ऑक्सीकारक के रूप में काम करती है, तो इस स्थिति में अभिक्रिया का वेग dx/dt समानुपाती होगा SnCl2 की पावर के 1 है, FeCl3 की पावर के ये 2 है, तो कोटि का मान आपके पास में 1 प्लस 2 ये आती है आपके पास में कोटि का मान 3, यानी कि ये होगी आपके पास तृतीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। ये थी आपके पास में भिन्न भिन्न एग्जाम्पल जो कि आपको याद रखने हैं, क्योंकि कोटि के लिए आपको एग्जाम्पल लर्न करने पड़ेंगे, अनुसंख्यता के लिए इजी है, बैलेंस करना है। तो ये थी आपके पास में कोटि की। हम एक छोटे टॉपिक की ओर बात करेंगे कि किस प्रकार से कोटि का मान दशमलव में हो सकता है। अच्छे से पढ़े, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कोटि के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो इसी क्रम में बात करें पर्टिकुलर, हम यहां से ही रेज कर लेते हैं। हमने क्या कहा आपसे कि पर्टिकुलर कोटि का मान दशमलवात्मक और भिन्नात्मक भी संभव है। तो स्थिति में यहां पर एक नोट के रूप में ले लिया जाए
नॉट के रूप में कोटि का मान दशमलवात्मक या भिन्नात्मक। इसके लिए एक एग्जांपल लिया आपने, H2 प्लस Br2 2 ऑफ HBr का निर्माण हो गया। अगर इस अभिक्रिया के लिए बात करें तो कोटि का मान हमेशा याद रखिएगा, याद रखने वाली बात है, dx अपॉन dt H2 का एक मॉलिक्यूल Br2 के हाफ मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करती है। तो कोटि का मान यहाँ होगा आपके पास में 1 प्लस आधा यानी कि 1.5 कोटि, यानी कि यहाँ पर 3/2 कोटि होगी, जिसको आप दशमलवात्मक रूप से 1.5 भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो पर्टिकुलर सेकंड COCl2 के निर्माण की, तो CO प्लस Cl2 यहाँ बनता है COCl2, जिसको हम कहते हैं फॉर्जीन गैस, फॉर्जीन गैस। इसके लिए अगर हम बात करें तो कोटि का मान dx अपॉन dt समानुपाती होगा CO, इसकी पावर होती है 2, Cl2 इसकी पावर होती है 1/2। तो यहाँ कोटि का मान होगा आपके पास में, कोटि बराबर होगी 2 प्लस 1/2 यानी कि 5/2। 5/2 का मतलब हम कह सकते हैं पर्टिकुलर ये हो गया, जस्ट 2 एलसीएम ले लिया आपने, तो 2 2 जा 4, यस 5/2 यानी कि दशमलव के रूप में लेंगे तो 2.5 इस कोटि का मान होगा। ये था आपके पास में अभिक्रिया जिनके लिए कोटि का मान दशमलव में होता है, और ये था आपके पास में अनुसंख्यता और कोटि, इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसी क्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ में। पर्टिकुलर हम बात करेंगे शून्य कोटि के अभिक्रिया के समाकलित रेखीय स्थिरांक की बात और विभिन्न एग्जाम्पल की बात, किस प्रकार से डिराइव किया जाता है फार्मूला और न्यूमेरिकल क्या संभव है। यूं ही अपना विश्वास जताते रहिए, यूं ही अपना प्यार सपोर्ट करते रहिए, शेयर सब्सक्राइबिंग करते रहिए, ताकि उन बच्चों तक भी पहुंच सके जो कि फाइनेंशियली वीक है या हमारी पहुंच से दूर है। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन सभी बच्चे जुड़े एक ग्रुप के रूप में, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को प्रॉफिट हो सके। क्योंकि दूर दूर तक मुझसे मैसेज आने स्टार्ट हो गए हैं और उनकी प्रॉब्लम का मैं शेयर करना स्टार्ट कर चुका हूं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट कर चुका हूं। इसी क्रम में मैं आपसे हर बार एक नए टॉपिक के साथ में, ईमानदारी के साथ में, एक फेयरनेस के साथ में आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। हर एक वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, कंटेंट अच्छे से अच्छा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।